कल कल आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में देके गया था, कर लिया आप सबने? पक्का कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ चलो करेक्ट कीजिए। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 7। कंसाइनर का नाम बोलिए बेटा। इन द बुक्स ऑफ कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, देखो कितना यूनिट सेंड किया है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 लाख रुपए का माल चला गया। मेहता ने गुड्स को भेजने पर कुल मिलाकर 50,000 का खर्चा किया है। क्या कोई नुकसान रास्ते में हुआ? यस। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट अपने को कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है क्या? तो एंट्री बोलिए एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितना यूनिट खराब हुई बेटे? 50। एक यूनिट कितने रुपए की है? 1000, तो वैल्यू कितना हो गया? 50,000। कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो 50,000 रुपए किए हैं। नंबर ऑफ यूनिट 1000 पर, प्रोपोर्शनेटली 50 पे। क्योंकि नुकसान रास्ते में हुआ और कंसाइनी ने इन गुड्स के ऊपर कोई भी एक्सपेंस नहीं किया, इसलिए दिस विल बी द टोटल ऑफ एबनॉर्मल लॉस। आप लोगों ने यहां तक जरूर किया होगा। 52,500 गुड्स कंसाइनी के पास पहुंची और उसने कुछ खर्चे किए। कंसाइनी का नाम क्या है बेटा? सुंदरम। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुंदरम्स अकाउंट। देखो कौन कौन से खर्चे किए हैं उसने। क्लियरिंग चार्जेस। बेटा क्लियरिंग चार्जेस का मतलब जिस जगह पर माल पहुंचा था वहां से माल को छुड़वाकर गोडाउन तक लाने के खर्चे। क्लियरिंग चार्जेस कितना रुपीस? 8,500। और कौन से खर्चे? और आगे क्या लिखा है? स्टोरेज। तो स्टोरेज के एक्सपेंस लिख दो बेटा। स्टोरेज 17,000। और भी कोई खर्चा हुआ है? सेलिंग एक्सपेंसेस 6,000 रुपये। साथ ही साथ हम उसे क्या देंगे? पहले गुड्स बेचने की एंट्री, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो क्या लिखा जाए इधर? बाय। कितना यूनिट बेचा इसने? 700 एट द रेट रुपीज 1400। कितना हो गया? 9,80,000। कमीशन कितना परसेंट है? जो कितना हो गया? 98। एम आई क्लियर? टोटल लगाओ बेटा। 139,500, 1,29,500। ओके, अब अपने को अनसोल्ड स्टॉक निकालना पड़ेगा बाय अनसोल्ड स्टॉक। ध्यान से देखिए, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक।
हाँ बेटा, सबसे पहले देखो सेंट यूनिट्स कितनी है, 1000 लेस 50 स्टिल इन ट्रांजिट 100, तो रिसीव्ड बाय कंसाइनी कितना होगा, 850 बेटा, लेस सोल्ड 700, अनसोल्ड विद कंसाइनी या इन हैंड ऑफ कंसाइनी। ओके, नाउ अब अपने को इन्वेंट्री जो है वो दो तरह की निकालनी पड़ेगी, एक तो इन ट्रांजिट वाली और एक कौन सी, स्टिल इन ट्रांजिट अलग हो गया और एक इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी हो गया। तो सबसे पहले स्टॉक इन ट्रांजिट, कितनी यूनिट रास्ते में बेटा, 100, एक यूनिट 1000 रुपए की है, वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख। कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस किए हैं 50,000, वो सभी भेजी हुई 1000 यानी इंक्लूडिंग 100 पे भी किया है, वैल्यू कितना हो गया, 5000, टोटल वैल्यू हो गया 1,05,000। एम आई क्लियर बेटा, विद कंसाइनी। हाउ मेनी यूनिट्स, 150, एक यूनिट कितने रुपए की है, 1000, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1,50,000। क्लियर है बेटा। कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किए थे 50,000, वो भेजी हुई 1000 यूनिट पर किए थे, तो इन पर किए होंगे 7,500। लेकिन जो इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी है उसके ऊपर तो कंसाइनी ने भी एक्सपेंस किया है। अच्छा, कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किए हैं उसमें केवल और केवल 8,500 के एक्सपेंस ही ऐसे होंगे जो कि नॉन रेकरिंग नेचर है, तो 8,500 डिवाइड बाय 1000 करें, क्यों लिखा है रिसीव्ड बाय कंसाइनी, 850 मल्टीप्लाई बाय 150, 1500 रुपये। तो क्या स्टॉक का वैल्यू आ गया 1,59,000। So we have two type of closing stock, in transit costing rupee 1,05,000, in the hands of consignee rupees 1,59,000। Am I clear बच्चा लोग, सबने नोट कर लिया, कोई बात नहीं, नोट कर लो। अच्छा, इजी लगा होगा अभी, बेटा माल रास्ते में होना और माल खराब हो जाने में तो जमीन आसमान का अंतर हुआ ना, लॉस हो गया, मतलब क्या, ऐसे ही जैसा मैंने सिखाया है अभी, वो मैंने सिखाया नहीं अभी, वो मैं सिखाऊंगा, पहले यहां तक नोट करो। आपने गुड्स मंगवाए और आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो वो लॉस थोड़ी होगा बेटे, रास्ते में है, अभी नहीं पहुंचा है, पहुंच जाएगा, डिले है, कंसाइनी के पास नहीं पहुंच पाया। आपके घर तो नहीं पहुंच गया, चेक करना आज। क्या बेटा, क्या बोल रही है, हाँ क्या बोला इसने, बेटा इसकी ये सही पॉइंट उठाया तुमने। तो यहां तो करना पड़ेगा ना कि कंसाइनी को तो डेबिट किया हुआ है ना कंसाइनमेंट पे, चलो कोई बात नहीं बेटा, लॉस नहीं है ना, जो गुड्स नहीं पहुंची कंसाइनी के पास वो लॉस नहीं है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएगी। सबने नोट कर लिया यहां तक, ओके। चलो, अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री अपन ने क्या बोली थी, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो यहां पे लिखो इन ट्रांजिट 1,05,000 विद कंसाइनी जो कितना था 1,59,000, कितना हो गया बेटा 2,64,000। आ गई बात समझ,
ये लो, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे दिया अपन ने। क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, प्रॉफिट होगा बेटे कितना है? फिर से बोलना, 1,00,000, 1,17,000 रुपए का प्रॉफिट टोटल, बोलिए। 12,96,500। दिस इज अनसोल्ड स्टॉक। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या बनाने को बोला है? वो बना सकते हैं, वो बना के दिखाऊं? पक्का कर सकते हैं? क्वेश्चन में अगर कुछ लिखा नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, कंसाइनी ने पैसा नहीं दिया है। हम लोग बाय बैलेंस सीडी करके उसे क्लोज करेंगे। कर लिया सभी ने नोट? इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने कौन कौन से कर लिए इस क्वेश्चन में? 5 कर लिया, 6 कर लिया और 7 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए। देखो, 1,000 toys consigned by Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar at a cost of ₹150 each. Rosie and Company paid freight 10,000 and insurance ₹1,500. तो Rosie and Company कौन हो गया बेटा? Consigner. During the voyage, 100 toys were totally damaged by fire and had to be thrown overboard. What is the meaning of voyage? पानी के जहाज़ों से जब क्या किया जाता है, माल भेजा जाता है, तो उसे वोएज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसे? वोएज। वो तो वोएज मतलब रास्ते में माल खराब हो गया और अपन ने उसे उठाकर वहीं पे फेंक दिया। कितना यूनिट्स बेटा? 100 टॉयज। साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड ₹14,400 एज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब पोर्ट्स पर जब माल आता है तो आपको कस्टम ड्यूटी मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये टैक्स पे किए बगैर क्या आप गुड्स की डिलीवरी ले सकते थे क्या बेटे? कौन से एक्सपेंस होंगे? नॉन रेकरिंग या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। साहू सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रोजी एंड कंपनी फॉर ₹50,000 एज एडवांस पेमेंट। कंसाइनी है साहू एंड कंपनी, उसने रोजी एंड कंपनी को 50,000 रुपये का क्या दिया बेटे? एडवांस। क्यों देता है कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस? मैं कंसाइनर हूँ, आप कंसाइनी हो, माल भेजने का काम कर रहा हूँ मैं, तो मेरी कुछ कॉस्ट लग रही है कि नहीं लग रही है? मैं यहाँ से तभी खरीद पाऊंगा जब मेरे पास क्या होंगे? पैसे होंगे। अच्छा, मैंने माल भेज दिया आपको, आप माल बेचकर पैसा अपने पास रख लोगे और साल के एंड में मुझे एक बार में दोगे, तो या तो मैं इतना कैश रिच पर्सन होना चाहिए कि मेरे पास लिक्विडिटी की कोई समस्या ना हो, या फिर कभी कभी कंसाइनर कंसाइनी से कुछ पैसा पहले से ही क्या मांग लेता है? एडवांस। वो ये कहता है कि जो तुम पैसा मुझे एडवांस दोगे वो तुम्हें समहाउ मेरा माल बेचकर कस्टमर से मिल ही जाएगा, तो तुम्हारे पास भी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी और मेरे पास भी क्या रहेगी? लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए कंसाइनी से थोड़ा पैसा कंसाइनर एडवांस मांग लेता है। बेटे बात समझ में आ गई? एंट्री वही होगी, पैसा किसने दिया है हमें, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कोई एडिशनल नया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर बच्चा लोग? आगे देखो। And later sent an account sales showing that 800 toys had been sold at the date ₹220 each. कंसाइनी ने 800 टॉयज बेच दिए, कितने रुपए के हिसाब से? 220। नाउ expenses incurred by Sahu on go down rent and advertisement etc amounting to ₹2,000. साहू यहाँ पे कौन हो गया बेटे? कंसाइनी। उसने रेंट और एडवर्टीजमेंट का कितना पैसा दे दिया? 2,000। Now, Sahu was entitled to a commission of 5%. One of the credit customer could not pay for 5 toys. कहीं पर लिखा है it is del creditor commission? कुछ नहीं लिखा तो it is called ordinary commission. क्या बोलते हैं बेटे इसे? ठीक है, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया जाता तो ये जो नुकसान हो रहा है 5 टॉयज की सेल का, ये नुकसान कंसाइनी बियर करता। अब इस क्वेश्चन में नुकसान कौन बियर करेगा? कंसाइनर, बिकॉज ही हैड नॉट अलाउड एनी काइंड ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन टू कंसाइनी। एम आई क्लियर बेटा? आगे पढ़िए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी कंसाइनमेंट अकाउंट, बना लेंगे हम लोग। दूसरा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड साहू अकाउंट। तो 2 अकाउंट तो बनाते आए हम लोग। पहला
दूसरा कंसाइनी, दो अकाउंट एडिशनल मांगे, कौन सा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। नाउ आगे, अज्यूमिंग दैट nothing has been recovered from the insurers due to a defect in the policy। जो इस कंसाइनर ने क्या ली थी बेटा? इंश्योरेंस ली थी। हो सकता है उसने इंश्योरेंस पॉलिसी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको उसने पूरा करने में कोई मिस्टेक कर दी हो। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो फॉलो नहीं किए, हम आपको किसी भी तरह का कोई कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। बेटे बात समझ में आ गई? यानी जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसके बदले पूरा पूरा नुकसान अपने को ही उठाना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखा है? साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली, मतलब जो भी पैसा अपने को लेना था साहू से उसने सारा का सारा पैसा दे दिया। बेटा एकदम इजी क्वेश्चन है ना, सब कुछ वैसा का वैसा दिख रहा है जैसा करते आए हैं। बस एक एडिशनल बात आप कौन सी पढ़ेंगे? बैड डेट्स की। बैड डेट्स की एंट्री आपको सिखा रखी है मैंने कंसाइनर की बुक में। चलो लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है कंसाइनर का? रोजी एंड कंपनी। फर्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री बोलिए। बनाओ, पहले फॉर्मेट बनाओ अच्छे से। रेडी? हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना यूनिट बेटा? कितना सामान भेजा है? 1000। 1000 की प्राइस पर यूनिट कितना है? 150। तो 1.5 लाख रुपए का माल भेजा गया बेटे। कंसाइनर जो भी एक्सपेंस करेगा उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए 10,000 प्लस 1500 मिलाकर 11,500 का एक्सपेंस हुआ है क्या? ओके। एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ? इन ट्रांजिट। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पास कर दें हम लोग। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितनी यूनिट्स खराब हुई हैं? कितनी खराब है बताओ? 100 है क्या? आप बुक्स नहीं लाते हो क्या? नहीं, बुक्स लाया करो बेटे। कितनी यूनिट खराब हुई? 100। तो 100, एक यूनिट कितने रुपए की है? 150। तो ये कितना हो गया? 15,000। अच्छा, कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया? 11,500। भेजी गई 1000 टॉयज के ऊपर बेटे। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1150 आ गया क्या? कंसाइनी को इन गुड्स को गोडाउन तक ले जाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए हमारा एबनॉर्मल लॉस कितने का निकल कर आ गया? 16,150। ओके बेटे, एंट्री अपन पास कर ही चुके हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 16,150। कंसाइनी को 900 यूनिट मिली होगी बेटे। कंसाइनी ने कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किया है। कंसाइनी का नाम क्या है? साहू एंड कंपनी। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू एंड कंपनी अकाउंट। क्या पे किया उसने? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितना पेमेंट हो गया? 14,400। ओके बेटा, साथ ही साथ देखिए उसके कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हुए हैं। एडवर्टीजमेंट और
रेंट कितने रुपीस के, और हम साथ ही साथ उसे क्या देंगे, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में बैड डेट्स भी है बेटा। अच्छा, कमीशन की एंट्री करने से पहले सेल्स की एंट्री, एंट्री बोलिए, साहू एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में क्या डाल दें, सेल्स। कितने टॉयज बेच दिए बेटा, 800, कितने रुपए के हिसाब से, कितना, 220, तो ये आ गया 1,76,000। कमीशन कितना परसेंट था, बोलो कितना हुआ, 8800। अच्छा, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका टोटल लगाकर वैल्यू बाहर लिख देते हैं ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बैड डेट्स। याद कीजिए, आप चाहो तो कॉपी वो ओपन करके देख सकते हो जहाँ पे मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी। पहले आप मुझे माल बेचने की एंट्री बोलो क्या हुई, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट हुआ ना। अगर बैड डेट्स हो गया और आपने उसे डेलकेटर कमीशन का पेमेंट नहीं किया हुआ, तो क्या कंसाइनी आपको इतने ही पैसे देगा, क्या पैसे कट करके देगा। तो आपने तो कंसाइनी को डेबिट यानी डेटर कितना बना लिया था, 1,76,000, लेकिन वो आदमी आपको इतने पैसे नहीं देगा, यानी कि आप उसे डेटर की बजाय उसे जितना वैल्यू से पैसा कम मिलेगा क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री देखो बैड डेट्स की मैंने लिखवा रखी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, रिवर्स एंट्री लिखवाई है ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो कंसाइनी तो मैं ऑलरेडी क्रेडिट कर ही चुका हूँ, तो यहाँ पर रेफरेंस किसका दे दिया जाए, बैड डेट्स का। बेटा 220 मल्टीप्लाई 5 करेंगे अगर, तो क्या बैड डेट्स 1100 का निकल कर आएगा, टोटल लगाओ देखें, 26,300 रुपये। ये आ गया तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट का टोटल। एम आई क्लियर बच्चा लोग। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, वर्किंग नोट नंबर 2। अगर बैड डेट्स की एंट्री डेलकेटर कमीशन वाले केस में होती तो क्या अपन को एंट्री किए होते क्या, नो। नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट, हाउ मेनी यूनिट्स वर सेंट, लेस lost in transit, received by consignee, less sold 800, तो बेटा अनसोल्ड हो गया, 100 यूनिट अनसोल्ड। चले वैल्यूएशन, एक यूनिट कितने रुपए की है, 150 रुपए की, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 15,000। कंसाइनर ने जो इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट का एक्सपेंस किया था वो भेजे हुए 1000 टॉइस पर किया था बेटे, प्रोपोर्शनेटली 100 पर निकालिए जरा, 1150 आ गया। अच्छा, कंसाइनी के कस्टम ड्यूटी वाले एक्सपेंस ही लेंगे ना बेटे, डिवाइड बाय 1000 और 900, वेरी गुड, क्योंकि 100 यूनिट कहाँ हो गई रास्ते में खराब। रिसीव बाय कंसाइनी कितना था, 900, मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो जरा, 1600 रुपये। दोनों को ऐड करके बताइए, तीनों को, हम्म, 17,750 ना, 17,750 is the value of unsold stock.
अब तो आप सीख गए होंगे अनसोल्ड स्टॉक करना, एबनॉर्मल लॉस निकालना, प्रैक्टिस हो गई हमारी। नाउ अनसोल्ड स्टॉक को अपन कहां पे लिख देंगे अभी? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। 17,750 नोट कर लो जिसने नहीं किया नोट अभी। डन। अच्छा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बताइए। 2,09,900। डेबिट का टोटल माइनस कर दो, 22,100 प्रॉफिट आया हमारे पास। एंट्री क्या हुई बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 22,100। 2,09,900 रुपये आ गया बेटा। इस क्वेश्चन में पहला अकाउंट अपने से जो बनाने को बोला था कौन सा था? अच्छा, इस क्वेश्चन में और बाकी के क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा 1% का डिफरेंस था। वो कौन सा था? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी बिकॉज ऑफ बैड डेट्स। एंट्री पड़ी हुई है, कॉन्सेप्ट याद है तो एंट्री बना सकते हो ना आप लोग। अब अपने से बाकी के कितने अकाउंट मांगे हैं देखो, 3 अकाउंट। पहला अकाउंट बोलो कौन सा है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बेटा जितने भी अकाउंट मांगे जाते हैं वो होते तो लेजर अकाउंट ही है ना, और लेजर अकाउंट बनते किससे? जर्नल एंट्री से। जर्नल से क्या होती है? लेजर पोस्टिंग होती है। करेक्ट, लिखिए। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ जी, पहले एक बार एंट्री बोलिए माल भेजने की कंसाइनमेंट पे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ ना बेटा? क्या लिखे इधर? बाय। जो कितना रुपये था? 1,50,000। याद कीजिए मैंने कहा था कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। याद है बेटा? देखो जरा एंट्री में लिखवा रखा है आपको मैंने, लास्ट एंट्री देखिएगा, एकदम लास्ट एंट्री। हेडिंग देखिए मैंने लिखवाई है, फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री बोलो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। इसका लॉजिक मैंने आपको उस समय नहीं दिया था। आई थिंक मैंने आपको ये बोला था कि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तब बताऊंगा आपको मैं, है ना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये कितना रुपए हो गया बेटे? 1,50,000। आपसे तीसरा अकाउंट कौन सा मांगा है? इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। याद है मैंने कहा था इसे अनसोल्ड स्टॉक को स्टॉक विद कंसाइनी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, जो नाम देना चाहो दे सकते हैं अपन लोग। एंट्री बोलिए, अनसोल्ड स्टॉक की अपन ने एंट्री क्या की थी? अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यानी इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट रहा होगा। कितना था वो? 17,750, 17,750। क्या अनसोल्ड स्टॉक को क्लोज करने की एंट्री कोई लिखवाई गई है बेटे? नहीं। और ध्यान रखिएगा अनसोल्ड स्टॉक जो है वो क्लोज किया नहीं जाता बेटे, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है। जितने भी अकाउंट्स कहाँ शो किए जाते हैं? बैलेंस शीट में, यानी उनका कुछ ना कुछ क्या रहता है? बैलेंस रहता है। ठीक है बेटे, इसीलिए बताइए क्या लिखा जाए? बाय बैलेंस क्या? अच्छा देखिए, आप एक बार बैलेंस शीट को एक साथ मत बोलिए,
पॉज लेकर बोलिए, बैलेंस और शीट के बीच में थोड़ा सा पॉज दीजिए। बोलिए बैलेंस शीट, अ शीट शोइंग द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। फिर से बोलो, अ शीट शोइंग द लेजर, जो अकाउंट के लेजर अकाउंट्स क्या हो, बैलेंस रहा ही नहीं, वो तो ट्रेडिंग और पी एंड एल में जाकर क्लोज हुए थे तभी तो नहीं रहा होगा, लेकिन जो क्लोज नहीं हो सके वो कहाँ जाएंगे बेटे, बैलेंस शीट में। बात समझ में आ गई ना, बाय बैलेंस सी डी। ये कितना रुपए हो गया, 17,750। दिस इज योर इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। ऑल डन। आखिरी अकाउंट कौन सा मांगा, साहू अकाउंट। ये नोट कर लिया सभी ने। साहू अकाउंट, साहू ने हमें कुछ पैसे एडवांस थोड़ी दिए, दिए एडवांस। चलिए सबसे पहले साहू को डेटर बना लो। कितने रुपए का माल बेचा इसने हमारा, 176 का ना। इसने हमें कितने रुपए एडवांस दिए थे, 50,000 बाय बैंक। ब्रैकेट में अपन क्या लिख दिए बेटे, एडवांस 50,000। हमने इसे हमारा क्रेडिटर बनाया ड्यू टू एक्सपेंस एंड कमीशन। $26,300। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए जहां पे वो इंफॉर्मेशन दी हुई है, साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली, लिखा हुआ है ना। मतलब अपने को साहू से जो भी पैसा मिलना था वो उसने हमारे को दे दिया। 99,700, 99,700, ये हो गया 1,76,000। ऑल क्लियर। चारों अकाउंट बना लिया अपन लोगों ने। अब हम लोग जो इस चैप्टर का पॉइंट डिस्कस करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग ये कंप्लीट करो, फिर आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। सबने कर लिया नोट, लिखो। जो टॉपिक आपने लिखा है इसके नीचे एक दो लाइन छोड़कर लिखिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कंसाइनमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस, रिकॉर्डिंग ऑफ कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस। बेटा कुछ याद आया इनवॉइस प्राइस के बारे में, प्रो फॉर्मा इनवॉइस याद है आपको। कंसाइनर ने जब कंसाइनमेंट पे माल भेजा था तो कंसाइनर ने एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस बनाकर दिया था जिसमें कंसाइनर ने भेजी गई गुड्स की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी, और जिस रेट पर आपको माल बेचने को कहा था वो रेट भी मेंशन की होगी। इस रेट को अपन क्या नाम देते हैं, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इसमें लिखिए इन दिस केस when the goods are sent, when the goods are sent, they are recorded at invoice price, they are recorded at invoice price initially, and later certain adjustment entries, and later certain adjustment entries
are passed to eliminate loading price, LOAD, to eliminate loading, LOADING, loading price. फुल स्टॉप करके लिखो, लोडिंग प्राइस इज इक्वल्स टू LOADING, लोडिंग प्राइस इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लोडिंग प्राइस इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अभी समझा नहीं रहा हूं, पहले एंट्री लिख लो आप लोग, फिर समझाऊंगा. लिखो नंबर 1, फर्स्ट एंट्री. When goods are sent on consignment, when goods are sent on consignment, पहले मुझे एंट्री बोल के बताओ. लिख लो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तो यही एंट्री तो आपने पहले ही पढ़ी हुई है, तो फिर हम नई एंट्री क्यों लिख रहे हैं? क्या डिफरेंस है? अब तक जो एंट्री करी है वो कौन सी प्राइसेस पे करी थी? कॉस्ट प्राइस. आपने जितने भी क्वेश्चन देखे बेटा, उन सब में कंसाइनर जो माल भेज रहा था वो कितने रुपए का भेज रहा था, भेजी हुई यूनिट्स को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर कर आप कंसाइनमेंट को डेबिट कॉस्ट प्राइस से कर रहे थे ना. तो भी एंट्री क्या हो रही थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अभी भी एंट्री क्या हो रही है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस? पहले जो रिकॉर्डिंग सीखी वो किस पे सीखी आपने? कॉस्ट पे. अब आप रिकॉर्डिंग किस पे सीखेंगे? इनवॉइस प्राइस. तो आगे लिख लो ब्रैकेट में एट इनवॉइस प्राइस. ये एंट्री अपन कौन सी प्राइस पे करेंगे? इनवॉइस प्राइस. एम आई क्लियर बेटा? नेक्स्ट एंट्री लिखिए नंबर 2, फॉर एलिमिनेशन ऑफ लोडिंग प्राइस इफेक्ट. फॉर एलिमिनेशन ऑफ लोडिंग प्राइस इफेक्ट. रिवर्स एंट्री हो जाएगी जो एंट्री आपने ऊपर लिखी है. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. लिख लिया बेटे? नंबर 3 लिखिए, फॉर अनसोल्ड स्टॉक. फॉर अनसोल्ड स्टॉक. चलो बताओ क्या एंट्री होती है अनसोल्ड स्टॉक? एब्सोल्युटली करेक्ट. अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. तो इस एंट्री में क्या नया है जो अब तक नहीं था? ये कौन सी प्राइस पर हो रही है? इनवॉइस प्राइस. लिख लो ब्रैकेट में आगे एट इनवॉइस प्राइस. ठीक है बेटा, लिख लिया? पॉइंट नंबर 4 लिखिए, फॉर एलिमिनेशन ऑफ लोडिंग प्राइस इफेक्ट. फॉर एलिमिनेशन ऑफ लोडिंग प्राइस इफेक्ट. बताइए क्या एंट्री होगी? सही दिमाग लगाए, लेकिन गलत एंट्री बोले आप लोग. आपने बोला ऊपर एंट्री सर ने क्या लिखवाई? रिवर्स. तो इसके भी क्या लिखवाएंगे? लिखो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट. RESERVE. जैसे जनरल रिजर्व होता है ना बेटे, वैसे कौन सा अकाउंट लिखा अपन ने? स्टॉक रिजर्व. अब देखो लिखने का काम हो गया, अब किसका काम शुरू? समझने का. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. मैं कहाँ का रेजिडेंट हूँ? तो आई एम द कंसाइनर फ्रॉम जयपुर बेटे.
मैं जयपुर से इंडिया के हर एक कोने में अपना माल बेचने के लिए कंसाइनी अपॉइंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैंने कंसाइनी अपॉइंट किया है जो कहाँ का रहने वाला है, मुंबई। एक मैं अपना माल कहाँ भेजूंगा, दिल्ली। एक भेजूंगा चेन्नई, एक भेजूंगा बेंगलोर। अब आगे तो और जाने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे बेटे। अच्छा, जो मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, सपोज ये पेन मैं बेचना चाहता हूँ, तो बेटा मेरे लिए तो कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए की रही होगी? तो चाहे मैं मुंबई, दिल्ली और चेन्नई और बेंगलोर जहाँ पर भी भेजूँ, प्राइस पर यूनिट तो मेरी क्या होगी बेटे? 100 रुपये होगी। हाँ, बस माल को भेजने का अलग अलग खर्चा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक बात बताइए, मुंबई में जो मैं माल भेजूंगा उसकी मैंने कंसाइनी को रेट दी है कितना रुपए, सपोज 150। तो मैंने रेट दी है या मैंने बेच दिया है? आई हैव जस्ट गिवन द रेट टू कंसाइनी फॉर सेलिंग द गुड्स। दिस प्राइस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स इज 150 बट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या हम इसे प्रॉफिट का नाम दें? सोच समझ के बोलिए। कैन आई से इट्स माई प्रॉफिट? मैंने बोला मैंने 150 में भेजा है, मैंने ये नहीं बोला कि 150 में बेचा है। मैंने तो एक्सपेक्टेशन जताई है कि अगर मेरा माल बिकेगा तो कम से कम कितने में बिकेगा। तो इस 50 रुपये को फिर नाम क्या दिया जाए? लोडिंग प्राइस। टेक्निकली इसे क्या नाम देते हैं? लोडिंग। मैंने प्रॉफिट को क्या कर दिया है? लोड कर दिया है। मैंने 50 रुपये 100 में क्या कर दिए? लोड। अब मुझे उम्मीद है कि मेरा माल अगर बिकता है तो कम से कम कितने में बिकेगा? इससे ज़्यादा में भी क्या हो सकता है? बिक सकता है। बेटे मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब एक बात और बताइए, मैं दिल्ली में जो माल भेज रहा हूँ कंसाइनी के पास, क्या जरूरी है कि मैं इसकी भी इनवॉइस प्राइस 150 ही तय करूँ? लोकेलिटी के हिसाब से अगर मुझे मेरे मार्केट में गुड्स को बेचना है तो प्राइस फ्लक्चुएशन रहेगा कि नहीं रहेगा? आई डिसाइडेड कि मैं इसको ये माल कितने में बेचने के लिए कहूँगा। ये क्या हो गई बेटे? इनवॉइस प्राइस। मान लो यहाँ पर मैंने क्या रेट तय किया? 160। मान लो यहाँ मैंने क्या रेट तय किया? 70। तो ये लोडिंग प्राइस का जो इफेक्ट आ रहा है वो यहाँ 50, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ पर 70 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? पहली बात समझ में। अच्छा, जब मैं जयपुर से मुंबई में माल भेजूंगा तो कंसाइनी ऑफ मुंबई में जो एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही होगा। एंट्री तो आप क्या बोलने वाले हो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, मुंबई भेजूं, दिल्ली भेजूं, चेन्नई भेजूं, बेंगलोर भेजूं, सूरत भेजूं, अहमदाबाद भेजूं, जहां पर भी मैं अपना माल भेजूंगा, कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये आने वाली है ना। मैं कैसे याद रख पाऊंगा कि कौन से कंसाइनी को मैंने किस रेट पर माल बेचने के लिए कहा है, कौन से कंसाइनी के पास कौन सी रेट वाला माल मैंने बेचने के लिए भेजा है? तो जो मैंने रेट इनको बताई थी वो कौन सी प्राइसेस थी? इनवॉइस प्राइसेस थी। टेल मी यस और नो। तो मैं इस चीज को भूलूं नहीं, कल को मुझसे कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए मैंने क्या डिसीजन लिया कि मैं माल भेजने के टाइम पे एंट्री कौन सी प्राइस से कर दूंगा? इनवॉइस प्राइस। समझे मेरी बात? अच्छा, मैं मुंबई में कितना यूनिट सेंड करता हूं? सपोज 10,000 सेंड करता हूं। रिकॉर्डिंग अगर मैं किस पे करता तो मेरे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जो वैल्यू कंसाइनमेंट में डेबिट होता कितना होता? यहाँ 10 लाख रुपए आ जाता। लेकिन अगर मैं रिकॉर्डिंग कौन सी प्राइस पे करूँगा तो इनवॉइस प्राइस कितने की है? 150। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट को डेबिट मैंने कितना कर दिया है? 15 लाख। बेटा आपको पर्पस समझ में आया क्या? पहला पर्पस, जब मैं दिल्ली में माल भेजूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? तो यहाँ मान लो ये दिल्ली का रहने वाला है, तो इसके लिए जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। यहाँ पर भी 10,000 माल भेजा तो यहाँ वैल्यू कितनी थी? 13 लाख। यहाँ कितनी होगी? 16 लाख। यहाँ कितनी होगी? 17। लेकिन इन तीनों जो भी चारों पांचों एंट्री करूंगा उसमें कंसाइनमेंट की कॉस्ट तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख रही होगी ना बेटे। पहला पर्पस समझ में आ गया कि मुझे ध्यान रहे कि कौन सी जगह पर कौन सी रेट का माल बनाकर भेजा हुआ है, पहला। लेकिन अब एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये है, क्या नाम बेटा आपका? विशित। ओके, विशित को मैंने क्या किया साहब? 10,000 यूनिट सेंड की है, जिसकी इनवॉइस प्राइस कितनी बताई मैंने? देखो, 10 लाख रुपए की कॉस्ट वाला माल कितने का बेचने के लिए भेजा गया? 15 लाख।
विशित ने ये सारा का सारा माल कितने में बेचकर दिखा दिया? आप सोच समझ कर आंसर दीजिएगा एंड आई बिलीव आप सही आंसर दोगे। 10 लाख रुपए की कॉस्ट वाला माल कितने की इनवॉइस प्राइस बताकर भेजा गया और विशित ने सारा का सारा माल कितने में बेच दिया? हु एम आई नीड टू कैलकुलेट माई प्रॉफिट और लॉस। हेल्प मी आउट। मेरा प्रॉफिट 18 लाख माइनस 15 लाख 3 लाख है, या 18 लाख माइनस 10 लाख 8 लाख है। नहीं, टेक योर टाइम, ऐसा जल्दबाजी मत करो। मैंने कहा ना, डोंट मतलब खाली जंप मत मारो आंसर लाने पे। माई कंक्लूजन इज 3 लाख। थिंक ट्वाइस थ्राइस, सोचो। मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम लोग को? माई प्रॉफिट इज 8 लाख और माई प्रॉफिट इज 3 लाख। जो भी आंसर हो उसका जवाब आपके पास रीजनेबल होना चाहिए। मान लो ना, खर्चे वर्चे है ही नहीं, मेरा माल उड़कर गया है, मान लो, तो आप लोग अपना आंसर फ्रेम कर चुके हो? हाँ जी, रेज योर हैंड। 8 लाख वाले, जिसको जरा सा भी लगता है कि नहीं 8 लाख नहीं 3 लाख होगा। आप सबका आंसर 8 लाख है ना? हाँ, 3 लाख वाले। जतिन, 3 लाख का प्रॉफिट है। देखो, एनालिसिस में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? चाहे एक बच्चे ने 3 लाख बोला हो, लेकिन डिफरेंस आया कि नहीं आया? 8 लाख रुपए कैसे, बताइए, बोलिए। शाबाश। मेरा माल बिका कितने में है? कितने वाला बिका है? तो मेरा प्रॉफिट तो कितने का हुआ? दिस इज द करेक्ट आंसर। ये 3 लाख रुपए क्यों नहीं आएगा प्रॉफिट? माई कॉस्ट इज नॉट 15 लाख। ये तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस थी कि नहीं थी? सही बोले आप, 8 लाख। जाते समझ गए बेटा? बात समझ में आ गई सबको? लेकिन अब नाटक देखो, कंसाइनी अगर माल बेच देता है तो एंट्री क्या होती है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो आपने कितने रुपए से कंसाइनमेंट क्रेडिट कितना? 18 लाख किया होगा। कंसाइनमेंट डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है? तो बुक्स में तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, जबकि आप वर्बली मुझे कितना बताए थे? यार ऐसा कैसे होगा कि आप बोलें कुछ और बुक्स में दिखाएं कुछ? ऐसा हो सकता है क्या? डेफिनेटली कुछ ना कुछ झोल छुपाए कि नहीं छुपाए। बताइए, प्रॉफिट है कितना वास्तव में दोबारा, लेकिन बुक्स कितना दिखा रही है? तो ऐसा बोलेंगे, सुन लो गांव वालों, प्रॉफिट तो हमारा कितना है, बुक्स हमारी भले ही कितना दिखा रही हो 3 लाख। चलेगा क्या ऐसा? ऐसा थोड़ी होता है। या बुक्स प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट शुड बी द सेम ना बेटा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? आपने कंसाइनमेंट को डेबिट अब तक किस पे किया था आपने? अब तक सपोज मैं यहाँ पे कितना लिखा होता, तो इधर कंसाइनमेंट 18 लाख क्रेडिट, तो प्रॉफिट 8 लाख आया होता कि नहीं? मैंने रिकॉर्डिंग किस पे करी? क्यों? ताकि ध्यान रख सकूं कौन से कंसाइनी को कौन सी रेट बताई गई थी। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। अगर मैं किस पे रिकॉर्ड कर देता हूँ? इनवॉइस पे। बेटा सुनो ना, अगर किस पे रिकॉर्ड कर देता हूँ? इनवॉइस पे, तो मैं अपनी कंसाइनमेंट की कॉस्ट को बेमतलब ही 5 लाख रुपए से बढ़ाकर बेच चुका, डेबिट कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका हूँ? ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे रिकॉर्ड किस पे करना चाहिए था, पर मैं कॉस्ट पे करना चाहता हूँ तो ध्यान कैसे रखूंगा? इनवॉइस पे करने चाहता हूँ तो प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट क्या नहीं होता, आपस में मैच नहीं होता। तो एक तरीका था। सेकेंड एंट्री देखो आज की। सेकेंड एंट्री की हेडिंग बोलो क्या है? फॉर एलिमिनेशन ऑफ लोडिंग प्राइस इफेक्ट। व्हाट इज द लोडिंग प्राइस? आपको ब्रैकेट में लिखवाया है मैंने। इनवॉइस प्राइस। व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? डिफरेंस बोलो। एंट्री बोलिए क्या हुई है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कितना रुपए से? अच्छा, डेबिटेड बाय, क्रेडिटेड बाय, डेबिट बाय 10 लाख। फिर से बोलेंगे, डेबिट बाय, क्रेडिट बाय, डेबिट बाय। बात समझ में आ गई? 10 लाख का माल कितने में बिका? प्रॉफिट आ गया क्या? आप लोग अब तक ये एंट्री लिखते आए हो ना, ये एंट्री लिखते आए हो ना? तुमसे मैं एक्स्ट्रा मेहनत किस एंट्री करवा रहा हूँ? खाली एक एंट्री, रिवर्स एंट्री की, टू इफेक्ट द लोडिंग प्राइस, टू एलिमिनेट द लोडिंग प्राइस इफेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर दोनों एंट्री को अगर अपन आपस में क्या करके देखेंगे, अगर कंपेयर करके देखेंगे, तो हमारा काम क्या हो रहा है? एक ही तो हो रहा है। हम डेबिट कितना कर रहे हैं? पहले 15 लाख, फिर क्रेडिट कितना कर रहे हैं? 5 लाख। 15 माइनस 5 बराबर 10 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नाटक क्यों? ये नाटक इसलिए, मुझे ध्यान रहे। आई बात समझ?
बट नाउ पक्का क्लियर ना बेटा? नाउ अच्छा, अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है? जो माल नहीं बिक सका, यही माल अगली बार बिकेगा कि नहीं बिकेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है बेटे आपने? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है ना? द क्लोजिंग स्टॉक विल बी द सेम ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग था वही ओपनिंग होगा ना बेटा? अच्छा, आई एम कंसाइनर, मेरे को ध्यान रहना चाहिए कि कितना यूनिट कंसाइनी के पास पहले से पड़ा हुआ है। टेल मी यस और नो। अरे कॉस्ट तो मुझे पता ही है ना, कितने रुपए का है मेरे लिए कॉस्ट? 100 रुपए, चाहे तेरे पास हो, चाहे तेरे पास हो, चाहे तेरे पास हो, चाहे तेरे पास हो। बात समझ में आ रही है क्या? मुझे तो पता है कि मेरा माल है कितने रुपए का, 100 रुपए का। कौन सी रेट वाला माल पड़ा है, इसके लिए पहले मुझे अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन कौन सी प्राइस पे करना चाहिए? इनवॉइस पे। किस पे करना चाहिए? एंट्री। देखो, आपको अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री वही लिखवाइए जो आप आज तक करते आए हो। बोलना जरा बेटा, आपने ब्रैकेट में क्या लिखा? पक्का? अब आपने अनसोल्ड स्टॉक में वैल्यूएशन अगर कौन सी प्राइस पे की है, इनवॉइस पे कर दी, तो इनवॉइस में तो क्या इंक्लूड हो गया? लोडिंग प्राइस भी इंक्लूड हो गई। यानी कि आपने बेमतलब ही कंसाइनमेंट को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया कि नहीं कर दिया? फॉर एग्जाम्पल, कितना यूनिट अनसोल्ड रहा, अगर आप इसका वैल्यूएशन किसके ऊपर करते हो? कॉस्ट पे। तो आपकी एंट्री कंसाइनमेंट के क्रेडिट में 2 लाख आना चाहिए था, लेकिन आपने इसका इनवॉइस प्राइस कितना तय किया हुआ था? 150। तो आपने अनसोल्ड स्टॉक कितने से लिखा होगा कंसाइनमेंट के क्रेडिट में? क्रेडिट में कितना लिखा होगा? कितना ज़्यादा क्रेडिट कर दिया आपने? क्या 1 लाख का प्रॉफिट है क्या? दिस इज नॉट द प्रॉफिट ना। तो बुक्स में तो प्रॉफिट दिखा रहा होगा 1 लाख रुपए, लेकिन क्या वास्तव में कमाया है क्या आपने? तो आपने जितना ज़्यादा कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया है, उससे क्या कर दीजिए, एंट्री। बोलो क्या हुई है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। आपने पहले क्रेडिट कितने से किया? अब आप 1 लाख से क्या कर देंगे? क्रेडिट माइनस डेबिट, 2 लाख आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन आपने एंट्री कुछ और की है, अब की बार रिवर्स एंट्री नहीं करी। अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। बेटा अगर मैं अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट, सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनसोल्ड स्टॉक कर दूंगा, तो फिर अनसोल्ड स्टॉक तो 2 लाख पे आ जाएगा। 3 लाख क्रेडिट और 2 लाख, 1 लाख डेबिट, तो 2 लाख पे आ जाएगा। तो यही अनसोल्ड स्टॉक अगर 2 लाख पे आएगा, तो ये अगले साल ओपनिंग भी किस पे आएगा? तो ये तो कॉस्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो मेरा पर्पस फुलफिल हुआ क्या? नो। मैं तो किस पे ध्यान रखना चाहता था? तो मुझे क्या नहीं करना चाहिए? अनसोल्ड स्टॉक को क्या नहीं करना चाहिए? क्रेडिट नहीं। तो कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं एंट्री क्या कर दिया बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व इज दैट अकाउंट दैट शोज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन अनसोल्ड गुड्स। रिपीट करो मेरे साथ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन अनसोल्ड गुड्स। मेरा स्टॉक है कितने का, बेचूंगा कितने में? तो इसमें 1 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरियलाइज्ड? जो अभी तक आपने बेचकर कमाया नहीं है, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहाँ चला गया? स्टॉक रिजर्व। बेटे मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? कितनी एडिशनल एंट्री मैंने आज सिखाई है? खाली 2। पहली, भेजे गए माल की रिवर्स एंट्री। दूसरा, अनसोल्ड स्टॉक में से लोडिंग प्राइस के इफेक्ट को एलिमिनेट करने की एंट्री। एंट्री बोलिए वो कौन सी होगी? अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये तो हो गया इनवॉइस प्राइस पे। रिवर्स एंट्री करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ये एंट्री कौन सी प्राइस पे होगी? लोडिंग प्राइस पे। किस पे होगी? बात समझ में आ गई बेटा? पक्का ध्यान रहेगा। आपको मैंने कॉपी में खुद का एक एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है, शायद ओपन करो क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ऑफ जयपुर, ऐसा लिखवाया होगा, है ना बेटे? मेरे साथ फर्स्ट लाइन की रीडिंग लगाइए, क्या लिखा है? सब बच्चे बोलेंगे। मिस्टर एक्स ऑफ जयपुर सेंड 10,000 यूनिट ऑफ 100 ईच। स्टॉप। मिस्टर एक्स सेंट 10,000 यूनिट्स ऑफ ₹100 ईच लिखवा कर मैं आगे आपको एक एडिशन लिखवा दूं, एट द रेट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹120 ईच। तो अभी तो ये क्वेश्चन कौन सी प्राइस का है? अभी आगे एड ऑन करवा दूं, मेरे साथ पूरा बोलिएगा। मिस्टर एक्स ऑफ जयपुर सेंड 10,000 यूनिट्स ऑफ ₹100 ईच एट द रेट IP of
120, इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपी 128। तो एक क्वेश्चन अब किसका बन जाएगा? सेम क्वेश्चन में, और मुझे कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं केवल 100 रुपए के आगे आपको इनवॉइस प्राइस ऑफ कितना लिखवा दिया। अब मुझे यही क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना हो, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना हो और कंसाइनी अकाउंट बनाना हो, बना सकता हूँ ना बेटा। आप देखिए कंसाइनमेंट के डेबिट में और क्रेडिट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, अपन ने सॉल्यूशन बना रखा, देखो आपने। मुझे इसी क्वेश्चन में कितनी 2 एंट्री एडिशनल डालनी है, 2। पहली कौन सी? रिवर्स एंट्री ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और दूसरा स्टॉक रिजर्व। कर दे क्वेश्चन फटाफट, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे देखो और सिर्फ एंट्री बोलते जाओ। मैं रिकॉर्डिंग कौन सी प्राइस पे करूंगा? फटाफट एंट्री बोलो, पहली एंट्री कौन सी थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप डिफरेंस चेक करना, कितना नंबर ऑफ यूनिट, 100 या 120? आपकी कॉपी में देखो 10 लाख है, आ गया 12 लाख। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? नो चेंज, एज इट इज 50,000 आ गया। कंसाइनी का नाम क्या है? वाई। देखो इसके नॉन रेकरिंग खर्चे कितने हो रहे हैं, इसके रेकरिंग। मैं खर्चों का नाम नहीं लिख रहा, सिंपल समझा रहा हूँ। 30,000 बेटा। क्या इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस हुआ? अच्छा, एबनॉर्मल लॉस बेटा, ये पेन मेरे लिए 100 रुपये का है, मैंने विशित को दिया, विशित ये पेन कितने में बेचना है आपको? 120 में। ये कोशिश कर रहा है लेकिन बिक नहीं पा रहा है। इन बिटवीन गोडाउन में आग लग गई और ये पेन क्या हो गया? लॉस्ट ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर। फटाफट बताइए, मेरा नुकसान 120 का हुआ कि 100 रुपये का हुआ? लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। ये लाइन 2 बार बोलेंगे, लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट बाय एबनॉर्मल लॉस। देखो 1,07,000 ही आएगा ना बेटा। 1,07,000 आपने 1000 यूनिट्स को 100 रुपए से ही मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है बेटा। अच्छा, अब क्या इसमें वाई ने हमारा माल बेचा है बेटा? देखो कितना बेचा है, 7,000 एट द रेट रुपी 150। कितना आया? 10,50,000। एम आई क्लियर बेटा? अब कमीशन देना है मुझे इसे 1,05,000। क्या ये 1,55,000 हो गया? अब मुझे नया काम कौन सा दिखाना है? अनसोल्ड स्टॉक। अब तक तो अपन किस पे वैल्यू करते आए हैं, लेकिन अब किस पे करेंगे? इसका क्या बनेगा? वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें क्या बना था? वर्किंग नोट नंबर 1। चलो, अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले किस पर वैल्यू करेंगे? इनवॉइस प्राइस। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड? कैसे? 10,000 यूनिट आपने भेजी है इस क्वेश्चन में, 1,000 बेटे खराब हो गई, कितनी बची? 9,000 में से कितनी बेच दी, कितनी बची? बात समझ में आ गई? किस पर वैल्यू कर रहा हूं मैं? अच्छा फटाफट जवाब दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करो कि 120 से? वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 120, आ गया 240। कंसाइनर के इस क्वेश्चन में खर्चे 50,000 हुए हैं, जो उसने भेजी हुई 10,000 यूनिट पर किए हैं बेटा। मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 2,000। क्या ये वैल्यू 10,000 आ गई बेटा? कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जो कि 20,000 10,000 पे हुए थे, तो 2,000 पे निकाल लूं, 4,000 आ गया बेटा। ये अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कौन सी प्राइस पर आया? एट आई पे। जबकि आपके क्वेश्चन में देखो, आपने तो स्टॉक का वैल्यू 2,14,000 किया हुआ है ना। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन लिख रहा है 2,14,000। कितने का डिफरेंस आ गया जी? 40 का ना। तो कंसाइनमेंट को ज्यादा क्रेडिट कर दिया आपने। यूज कैलकुलेटर। क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। नहीं, क्रेडिट का टोटल लगाकर एक बार डेबिट का टोटल माइनस करो। $2,06,000 का प्रॉफिट आ रहा होगा शायद। अरे वो तो एंट्री पर रिवर्स एंट्री करी नहीं ना। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये सबक है सबके लिए, सबके लिए सबक।
जब भी एंट्री किस पे करेंगे? आई पे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? भूल गए ना बेटा? नहीं भूल गया। हम इससे सबक लेंगे कि सबसे पहले एंट्री करने के बाद तुरंत नेक्स्ट एंट्री कौन से करेंगे? इन्वेस्ट। मैं देखा 14,11,000 नहीं, आज तक जितनी बार भी जितने बच्चों को क्लास में करवाया 16,11,000 आया है। मैं कहीं हो कहाँ रहा है नाटक? और आप प्रॉफिट मुझे 6,000 बताए थे ना, जबकि आना कितना चाहिए था? 2,06,000। अंडरस्टूड? ध्यान रहेगा आपको? अच्छा, डेबिट कितना करना चाहिए था और मैंने कितना किया? मेरा पर्पस समझ में आया? लेकिन मुझे करना कितना था? तो 2 लाख से क्रेडिट कर दो, रिवर्स एंट्री बनाओ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। याद रखना बेटा, सबसे पहले एंट्री किसकी कर देना? रिवर्स एंट्री। कितना हो गया बोलिए? 2 लाख। क्या आप 16,11,000 आ रहा है? अब आप डेबिट का टोटल लेस करके देखो, आपका आंसर 2,06,000 का प्रॉफिट आएगा। अरे यार, इस क्वेश्चन में माल बिका 100 रुपए वाला ही है ना? बोलो बोलो, कितने में ही बिका है? 150 में। तो यही क्वेश्चन में जो प्रॉफिट 166,000 था, वही प्रॉफिट यहां पर भी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ये 40,000 ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां स्टॉक का वैल्यू आपने इनवॉइस प्राइस पे दिखा रखा है, जबकि किस पे दिखाना चाहिए था? तो फिर कॉस्ट पे क्यों नहीं दिखाया? पर्पस आपको बताइए बेटे। अब पहले मैं इसका वैल्यूएशन किस पे करके दिखाऊं? एट कॉस्ट। हाउ मेनी यूनिट्स अनसोल्ड? 100 से या 120 से? कितना हुआ? कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस वही 10,000, कंसाइनी के 4,000। क्या अब 2,14,000 आ गया? व्हाट इज स्टॉक रिजर्व? इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या ये 40,000 आया बेटा? और ये 40,000 तो यहाँ से भी निकल सकता था ना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मैनर में देकर आनी है। हाँ जी, इस 40,000 की एंट्री बोलो मैंने क्या सिखाई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। कितना रुपीस? क्या अभी भी आपका प्रॉफिट सेम आया कि नहीं आया? कितनी एंट्री मैंने आपको एडिशनली बताई है? 2। पहली एंट्री माल को लोडिंग प्राइस के इफेक्ट को खत्म करने की, दूसरी एंट्री अनसोल्ड स्टॉक में लोडिंग प्राइस के इफेक्ट को एलिमिनेट करने की। एम आई क्लियर? जो भी मैंने पढ़ाया वो एक बार 5 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ। टाइम बचेगा तो क्वेश्चन करेंगे, वरना कल करेंगे, ठीक है? हाँ जी, हम लोग सबसे पहले आज जो टॉपिक सीखे वो रिकॉर्डिंग ऑफ कंसाइनमेंट एंड इनवॉइस प्राइस था बेटे। क्या पर्पस होता है कंसाइनर का कंसाइनमेंट पे माल को इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करने का? कंसाइनर केवल एक ही कंसाइनी को अपॉइंट नहीं करता, वो एक ही जगह पर 10 कंसाइनी को भी क्या कर सकता है? जयपुर कितना बड़ा शहर है ना, रेमंड शूटिंग्स का नाम सुना है आपने? रेमंड शूटिंग की एमआई रोड पे 10 दुकानें हैं। एमआई रोड का नाम सुना है अपन ने? 5 बत्ती चौराहे से उस आगे पीछे आगे तक, जब तक अजमेरी गेट नहीं आ जाता तब तक वो कौन सी रोड है? एमआई रोड। वहाँ पर आपको दाएं बाएं रेमंड शूटिंग की बहुत सारी दुकान दिख जाएंगी। तो वो सब अलग अलग कंसाइनी हो गए कि नहीं हो गए? जयपुर और भी बड़ा है, अलग अलग जगह कंसाइनी अपॉइंट हो सकते हैं ना बेटा। तो कंसाइनर बहुत सारे कंसाइनी के पास अपना माल सेंड कर सकता है, हिंदुस्तान में जहां चाहे वह माल भेज सकता है। तो उसने अलग अलग एरिया में अलग अलग सेलिंग प्राइस फिक्स कर रखी होगी बेटे। इस प्राइस को क्या नाम दिया जाता है? इनवॉइस प्राइस। क्या वो मेमोराइज कर पाएगा? अरे एक बात और सोचो जरा, कंसाइनी अगर कंसाइनमेंट पे माल इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में माल बेचता है तो ही बिकम्स एंटाइटल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमीशन, दैट इज ओवरराइडिंग कमीशन। कंसाइनर को याद ही नहीं आ रहा किसने रेट कौन सी दी थी। कंसाइनी बोलता है आपने तो मुझे ये रेट दी थी, कंसाइनर बोलता है याद नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से ये रेट दी थी। अरे इतना डिस्प्यूट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस नाटक से बचने के लिए क्या कर लिया जाए? पहले रिकॉर्डिंग किस पे कर लें? इनवॉइस प्राइस। सब ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? स्पीक द एंट्री फॉर सेंडिंग द गुड्स एट आईपी। कौन सी प्राइस पर? याद कर लीजिए, तुरंत एंट्री कौन सी करनी है ताकि भूल नहीं जाए बेटा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कौन सी प्राइस पे? लोडिंग प्राइस। हाउ डू वी फाइंड लोडिंग प्राइस? इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर से बोलिए, एब्सोल्युटली क्लियर। हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सबसे पहले कौन सी पे करेंगे? एंट्री बोलो, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट एट विच प्राइस?
बात समझ में आ गई? इनवॉइस प्राइस पे वैल्यूएशन करने का पहला पर्पस समझ में आ गया, क्योंकि यही अनसोल्ड स्टॉक लेकर क्या बनेगा? अगर आप अनसोल्ड का वैल्यूएशन ही किस पे दिखाए हो तो फिर ओपनिंग भी किस पे बनेगा? लफड़ा हो जाएगा। तो पहले किस पे कैलकुलेट कर लो, फिर इनवॉइस प्राइस पे अगर आप लेकर आ गए तो याद रखिए इनवॉइस प्राइस किससे ज़्यादा होती है? तो आपने तो क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा दिया, इससे आपका प्रॉफिट 166 की बजाय 2,06,000 आने लग गया। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? एक रिवर्स एंट्री जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, एंट्री बोलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ऑल क्लियर बच्चा लोग? 15 मिनट है बेटे। अरे अरे बहुत अच्छा बोलते हो आप लोग, पढ़ो। नहीं नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। अच्छा पढ़ लो खाली, क्या पता पढ़ने पर तुम्हारे मन में इच्छा पैदा हो जाए। अच्छा पढ़ के देखो। Nike Sports Company of New Delhi consigned 100 shoes to Adidas Company of Ahmedabad costing rupees 1500 each। 1500 रुपए पर यूनिट रेट है, ठीक है। Invoiced at rupees 2000। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड थर्ड इलस्ट्रेशन अपन ने किए, कहीं पर भी इनवॉइस प्राइस के बारे में लिखा हुआ आया था? तो वो सब क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड थे? ये किसके ऊपर बेस्ड है? एक बात और ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होना कि कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग आईपी पे करनी है कि कॉस्ट पर करनी है। याद रखिए क्वेश्चन में दी हुई क्या है, अगर तो आपने को किस पे ही करना है? आईपी पे। नाउ कॉस्ट इज 1500, इनवॉइस इज व्हाट इज लोडिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, नाउ द कंसाइनर पेड फ्रेट रुपीज 10,000 and insurance in transit 1500। okay, during the transit 10 shoes were totally damaged। हालांकि कर तो सकते हो तुम, क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है ना। अभी तो सब बोल रहे हैं, कल भी तुम ऐसे बोलते हाँ कर लेंगे आते पहले, सर वो क्लोजिंग स्टॉक, सर वो क्लोजिंग स्टॉक। अरे कोई बात नहीं, एडिडास कंपनी, मन से मत लगाओ, नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। एडिडास कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शू, रिमेनिंग 100 भेजे थे, 10 खराब, कितने बचे? 90। एंड पेड ₹1530 फॉर ऑक्ट्रॉय। यू नो द मीनिंग ऑफ ऑक्ट्रॉय? टैक्सेस, चुंगी। शुद्ध हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसे? चुंगी। टोल टैक्सेस सुने होंगे आप लोग, इट्स लाइक ऑक्ट्रॉय, ठीक है। आजकल ऑक्ट्रॉय शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, टोल टैक्स। ये कौन सा एक्सपेंस हुआ बताइए? क्योंकि ये नहीं किया होता तो जिस ट्रक में आप सामान ला रहे हैं वो वहीं रह जाता, गवर्नमेंट आपको आगे बढ़ने देती ही नहीं। बोले पहले क्या निकाल? चुंगी। क्या निकाल? चुंगी। समझ में आ गई? आगे, एडिडास कंपनी सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी फॉर ₹50,000 एज एडवांस। समझा दिया मैं तुम्हारे को ये। एंड लेटर ऑन सेंट एन अकाउंट सेल शोइंग दैट 80 शूज हैड बीन सोल्ड एट ₹2,200। अच्छा, मेरा मुनाफा 2200 माइनस 2000 मानूं या 2200 माइनस 1500 मानूं? 700 रुपये का हुआ ना? गुड। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एडिडास कंपनी ऑन गोडाउन रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडिडास कंपनी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ ऑन, पहले बिके हुए माल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इनवॉइस से। हालांकि 80 यूनिट बेची कितने पर है? 2200, लेकिन हम इनवॉइस प्राइस से पहले मल्टीप्लाई करें तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2000, 1,60,000 आएगा। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स। दो केस बनाकर, ऑर्डिनरी कमीशन इज 10%, ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% एट आईपी, याद है आपको? ट्राई कर लेना बेटा, नहीं आया तो छोड़ देना। एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस ऑफ प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। करके लाइएगा, नहीं हो तो ये मानना कि सर तो कल करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। ओके बेटा।